Hello friends, welcome to Ek Prayas, your own platform for JPSC प्री एंड मेंस। आज जो पीटी का जो सीरीज है ना, पॉलिसी सीरीज, उसमें से हम लोग एक पढ़ेंगे जेआरआर पॉलिसी, मतलब झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी 2008, जो कि आया था 25 जुलाई 2008 को। ठीक है, इसका हिंदी जैसे कि है आपका पुनर्स्थापन और पुनर्निवास नीति 2008 का। ठीक है, देखिए लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं, मान लीजिए हिंदी भाई ऐसा है कि जब आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों आना चाहिए। ये वेरी वेल अवेलेबल है गूगल में भी। ठीक है, मैं यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ हूँ, हिंदी में बोल दूंगा, चाहूँ तो मैं इसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में देकर ट्रांसलेट करके डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, तो दोनों की समझ आपको मोटा मोटी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये जो पॉलिसी है ये आपका जो हमारा जो रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है उसके अंडर में है, आता है ये पॉलिसी। ठीक है, इसमें कुल 9 चैप्टर्स है। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इसके जो कुछ पॉइंट्स है ना, आपको मेंस में भी यूज हो जाएंगे, और इससे पहले लेक्चर में जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ा वो भी मेंस में कुछ यूज होंगे। ठीक है, जैसे इस बार जेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि 1991 के बे के बाद, मतलब पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, एलपीजी रिफॉर्म्स, उसके बाद झारखंड में किस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप यूज कर सकते थे। जैसे जब झारखंड अलग हुआ तो 2001 में आया, तो उस समय 26 मेगा इंडस्ट्री है ना, 106 मीडियम स्मॉल, उसके बाद माइक्रो इंडस्ट्री आपका 18, 109, इस तरह करके 63,000 एम्प्लॉयमेंट, स्टील प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज यूज कर सकते थे। उसी तरह से जो झारखंड इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसमें लैंड इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट है, उसमें ये सब चीज आप भर सकते हैं। ठीक है, नेतरहाट फील्ड रेंज आपका, जो कुटकू डैम वाला चीज है वो सब चीज, और यहाँ से कुछ चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, कि जैसे झारखंड में अभी तक 65.5 लाख लोग अनुमान के हिसाब से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, और मैक्सिमम किस में हुए हैं, 25.5 लाख लोग माइनिंग के चलते। झारखंड एक मिनरल रिच है, तो जहां जहां माइनिंग होगी वहां से लोग विस्थापित करेंगे। ठीक है, ये इसलिए सबसे ज्यादा माइनिंग से है। और पहला डिस्प्लेसमेंट रेलवे लाइन जब बिछ रही थी उससे हुआ था। ठीक है, तो इस इतना ह्यूज प्लेस रिप्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है लोगों का, पलायन करते हैं, तो उनको फिर से स्थापित करने के लिए कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया कि भाई उनका जमीन चिल गया, उनका आजीविका लाइवलीहुड चला गया, तो वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। फॉर दैट पर्पज झारखंड गवर्नमेंट हैज केम अप विद द पॉलिसी कॉल्ड झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी 2008। इसी से मिलता जुलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, 2013 में जो एक्ट आया था। ठीक है, तो वो भी मोटा मोटी इसी तरह से है, तो दोनों को पैरेलल पढ़िए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और उससे 2 क्वेश्चन आया हुआ था, उसका देखिए फुल, ये जो है फुल फॉर्म में भूल रहा हूँ मैं, 1 मिनट बता देता हूँ आपको। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ऐसा करके है, थोड़ा सा लंबा लान में मैं अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी देख ही लेते हैं उसको। राइट टू फेयर कंपन ये है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। ये ठीक है,
राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। ये 1800 जो इससे पहले जो एक्ट था 1894 का था शायद, उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन इस बार था। ठीक है, तो क्या पता इससे पूछ दे इस बार, जो झारखंड की नीति है इससे पूछ दे, है ना, काहे की डिस्प्लेसमेंट वगैरह बहुत ज्यादा है इस बार चर्चा में। ठीक है, जैसे अभी रिम्स रिम्स 2 बनने के लिए, तो उससे कुछ लोग विस्थापित होंगे, है ना, इसी तरह से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसमें देखिए मेन 2 ही लोगों का, जो 2 लोग हैं उनका ही मेन काम है, एक डिप्टी कमिश्नर, डीसी और कमिश्नर। ठीक है, बाकी कुछ कुछ है। और याद रखिएगा 30 का आंकड़ा, 15 ये 2 और 60 ये 3, 15 30 60, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और उससे पहले 7 7 7.5 गुना 2 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है, ये 3 चीज और याद रखिएगा। फिर हम लोग पढ़ा, और ट्राइबल जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, उसका भी रोल रहता है। तो अब देखिए पढ़ लेते हैं इसको। इसमें कुल 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जो है हमारा प्रियम्बल होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रियम्बल में कुछ है नहीं ज्यादा, कुछ देख लीजिएगा, लेकिन इसमें 2 चीज है कि झारखंड स्टेट जो है ना, इसमें लगभग 50 से 55% जो है शेड्यूल्ड एरिया आता है। शेड्यूल्ड एरिया मतलब जो प्रेसिडेंट घोषित करता है कि ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया कहलाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी है, कितने प्रखंड है, 132 है शायद। ठीक है, उसके बाद कितना आपका जिले हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से 16, जैसे 13 पार्सली और 3। ठीक है, नहीं है अब जैसे झारखंड आप पढ़ेंगे तो कितने शेड्यूल्ड एरिया है, तो 24 में से 8 घटा दीजिए, 16, 13 फुल्ली 3 पार्सली। 13 फुल्ली कौन कौन से हैं भाई, 16 कौन कौन से है, तो देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में 7, तो 7 हटा दीजिए, और संथाल परगना का देवघर, ये 8 जिला हटा के बाकी 16 है। 13 फुल्ली और 3 पार्सली है। ठीक है, जिसमें गोड्डा हो गया आपका, पलामू और गढ़वा, ये जो है पार्सली है। और सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये पीटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 55% शेड्यूल एरिया है झारखंड में। ठीक है, 5th शेड्यूल में आता है। ठीक है, पेशा नियमावली इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन क्या है कि अभी तक पेशा एनेक्टेड नहीं हुआ है झारखंड में। ठीक है, काफी चर्चा रही। ठीक है, ये चीज भी आप मेंस में इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज है ना, आप मेंस के लिए भी आप उठा सकते हो एट ए टाइम। जब आप क्वेश्चन, आप मान लीजिए पीटी बढ़िया से करके गए हैं, मेंस के दौरान क्या होता है कि जो पढ़ के गए वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इधर उधर से आता है, तो आपको लिंकिंग करना पड़ेगा। अगर पीटी का बहुत अच्छा रिवाइज किया तो उस समय कुछ ना कुछ पॉइंट स्ट्राइक हो जाता है, और आप कम से कम एक पेज आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए 1931 में जो जनगणना हुई थी, उस समय झारखंड में लगभग आधी संख्या जो है आदिवासियों की थी, और 2001 की जनसंख्या के अनुसार 26.3, और 2011 की जनगणना के अनुसार 26.2% रह गई है। ठीक है, बस ये प्रियम्बल हो गया। अब देखिए चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव्स। जन मतलब झारखंड जेआरआर पॉलिसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या, क्यों बनाया गया, एक्चुअली क्या उद्देश्य है, जो है डिस्प्लेसमेंट कम से कम हो, मिनिमाइज करना। ठीक है, कम से कम मिनिमाइज डिस्प्लेसमेंट, और या फिर ना हो, या कुछ अल्टरनेटिव हो। मान लीजिए कि कुछ खेती युक्त जमीन है, वहां पे ना हो, कोई और बंजर जगह पे हो जाए। ठीक है, लिस्ट डिस्प्लेसिंग अल्टरनेटिव्स, मतलब कुछ और इस तरह का व्यवस्था किया जाए। ठीक है, उसके बाद एडिक्वेट एंड एक्सपीडियसियस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक अच्छा जो पर्याप्त पुनर्वास पैकेज हो, और उनका तीव्रता से क्रियान्वयन हो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो। कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट के बाद पैकेज मिलेगा, वो उतना मिलना चाहिए जितना वो हकदार है, और
जल्दी मिलना चाहिए, ये नहीं कि आज घोषणा किए हैं जमीन ले लिया 50 साल बाद मिल रहा है, वो सब नहीं, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब इसमें ये भी एक उद्देश्य है कि भाई स्पेशल केयर रखना पड़ेगा किसके लिए, जो वीकर सेक्शन है, एसटी एससी वुमेन, ठीक है, इन सब के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकम की व्यवस्था करना, ठीक है, सस्टेनेबल इनकम अफेक्टेड फैमिली, जो डिस्प्लेसमेंट, जब जमीन एक्वायर होगा या माइनिंग के लिए एक्वायर होगा या किसी भी चीज के लिए, तो लोग अफेक्टेड हो गए, उनके लिए जो एक आय के साधन का व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद जो जमीन अधिग्रहण कर रहा है और जो फैमिली अफेक्टेड है उनके बीच एक अच्छा माहौल हो, उनके बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, ठीक है, हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो ये सब चीज ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है भाई, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या ना हो, या उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, ये नहीं कि यही जमीन लेंगे, उसका अल्टरनेटिव पहले तलाशना चाहिए, ठीक है। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उनको एक पैकेज मिलना चाहिए, जो उनके हकदार हैं, एक एडिक्वेट पैकेज होना चाहिए और वो जल्दी मिलना चाहिए। फिर स्पेशल केयर रखना पड़ेगा किसके लिए, एसटी एससी और वीकर सेक्शन के लिए। अच्छा, जो अफेक्टेड फैमिली और जो एक्वायरिंग बॉडी है, मतलब जो जमीन ग्रहण कर रहा है और जो फैमिली अफेक्टेड हो गए, उनके पीछे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है, डेफिनेशन। दो डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक का डेफिनेशन, जो कौन सा प्रशासक, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का, जो ये पूरा प्रक्रिया है, इसका प्रशासक कौन होगा, तो एक ऑफिसर होगा नॉट बिलो रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीसी, ठीक है। डीसी बहुत ही पावरफुल पोस्ट है भाई, हर दुनिया हमारे डिस्ट्रिक्ट का सारा पावर का केंद्र डीसी होता है, ठीक है। अफेक्टेड फैमिली मतलब कौन, इतना बड़ा आप देखिए डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर का, दूसरा अफेक्टेड फैमिली मतलब जिसका प्राइमरी प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहां वो प्राथमिक रूप से रहता था वो, या कोई और इस तरह का प्रॉपर्टी अफेक्टेड हुआ हो, मतलब जमीन अधिग्रहण के दौरान चला गया, जैसे मान लीजिए आप रहते थे, आपका गाय भैंस आराम से रहते थे, वही जमीन चला गया तो प्राइमरी प्लेस हो गया, या आप यहाँ रहते थे, खेत वहां है तो खेत चला गया, ठीक है, दोनों तरह का चीज। अच्छा, ये तो वो जिसके पास लैंड था उसका चला गया प्रॉपर्टी। सोचिए जिसके पास लैंड नहीं था, अगर लैंड नहीं था भाई, तो वैसे लोग कौन कौन हो सकते हैं, कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चरल लेबर्स, और गैर कृषि श्रमिक मतलब नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, या भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस पर्सन, ठीक है, या कोई जैसे कोई कलाकार हो गया, कोई जूता चमड़ा इस तरह का कुछ आर्टिशियन मतलब बनाने वाला, ठीक है, कोई छोटा सा व्यापारी हो गया जो वहां रहता था, या खुद से कुछ काम करने वाला, कुछ अदर दूसरा तरह का बिजनेस करने वाला, ठीक है। ये सब चीज, ये सब लोग भी अफेक्टेड में आएंगे, कब, जब वो रहते हो शेड्यूल्ड एरिया में और नॉन शेड्यूल्ड एरिया में। मैंने क्या बोला, 55% शेड्यूल्ड एरिया है, अगर वहां रह रहे हैं तो 30 साल से अगर वो रह रहे हैं, और नॉन शेड्यूल्ड एरिया जैसे धनबाद में रह रहे हैं तो कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। और ये कौन सर्टिफाई करेगा कि वो 15 साल से रह रहे हैं कि 10 साल से कर रहे हैं, ग्राम सभा और जो एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब है मिलके, ठीक है। अगर ये लोग भी, ये सारे लोग शेड्यूल्ड एरिया में 30 साल से और नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 15 साल से रह रहे थे, हम क्या बोले, 15 दूनी 30, ये सब याद रखना है, 30 दूनी 60, ये सब याद रखना है, ठीक है। 15 साल से शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड एरिया में और शेड्यूल्ड एरिया में कम से कम 30 साल से ये लोग रह रहे थे, जैसे लैंडलेस लेबर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, कुछ छोटे मोटे व्यापारी हैं, और इनका भी अगर लाइवलीहुड मतलब दैनिक जो अर्निंग का सोर्सेस है वो अगर इफेक्ट होता है, ठीक है, तो भी वो अफेक्टेड फैमिली कहलाएंगे, ठीक है। देखिए 3 डेफिनेशन हो गया, मतलब हुआ 2,
उसके अंदर अफेक्टेड फैमिली के अंदर दो है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का डेफिनेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ ड्यूटी कमिश्नर, और अफेक्टेड फैमिली का दो, एक जिसका खुद का जमीन चला गया या वो रहता हो या बाहर का, और वैसे लोग जिनका खुद का जमीन नहीं है लेकिन वो शेड्यूल एरिया में 30 साल से रह रहे थे और नॉन शेड्यूल एरिया में 15 साल से रह रहे थे, उनका जीविका चला गया, तो वो दोनों अफेक्टेड फैमिली के अंदर आएंगे। ये हो गया चैप्टर 3। फिर से देख लीजिए चैप्टर 1 में क्या देखा भाई, प्रीएम्बल। चैप्टर 2 में हमने क्या देखा भाई, तो चैप्टर 2 में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, चैप्टर 3 में हमने डेफिनेशन देखा। ठीक है, आप चैप्टर 4 आते हैं। ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 4 में क्या है, स्पेशल इम्पैक्ट असेसमेंट। स्पेशल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब जो प्रोजेक्ट लग रहा है या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी है उसका बढ़ाव हो रहा है, मतलब सोचिए एक प्लांट था, अब उसको अपना विस्तार करना है, तो आसपास का जमीन लेगा, वहां से लोग अफेक्टेड होंगे, या नया वहां पे कोई प्लांट होगा उससे चलते भी लोग अफेक्टेड होंगे। तो इन दोनों केस में अगर 100 या उससे ज्यादा फैमिली अफेक्टेड होते हैं इस दोनों कारणों से, नया प्रोजेक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के चक्कर में, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो मतलब डीसी साहब जो है वो एसआईए करवाएंगे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे। ठीक है, मतलब कि भाई क्या इम्पैक्ट होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, किस तरह से प्रभावित होंगे, इनको कितना मुआवजा देना पड़ेगा, ये सब चीज। ठीक है, और वो जो एसआईए है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। आज से शुरू किए तो भाई 30 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर बहुत ज्यादा जान माल फैमिली के साथ कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी साथ साथ होगा, एसआईए प्लस ईआईए। ठीक है, और अगर ये एसआईए प्लस ईआईए होता है तो पब्लिक हेयरिंग देनी पड़ेगी। पब्लिक हेयरिंग क्यों भाई, देखिए यहां पे दिक्कत ये है कि जमीन तो आप ले लिए, लेकिन हमारा जो वातावरण है उसके साथ भी तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जब आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं, फैक्ट्री लगवा रहे हैं या पुल बनवा रहे हैं या कुछ और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसके चलते पब्लिक का ओपिनियन लेना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए भी 30 दिन का पीरियड दो, पहले एसआईए करवाओ। अगर 100 से ज़्यादा फैमिली इम्पैक्टेड है तो उसके लिए भी 30 दिन कंप्लीट करने के लिए, और अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी होगा तो उसके लिए भी 30 दिन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब एसआईए कंप्लीट होगा, इसका रिपोर्ट आएगा तो उसको एग्जामिन करेगा। कौन एग्जामिन करेगा भाई, डीसी साहब खुद ही कर लेंगे? नहीं, एक इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी, द एसआईए रिपोर्ट शैल बी एग्जामिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप। उसमें कौन कौन रहेगा, देखिए उसमें रहेगा 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम द सोशल साइंटिस्ट ग्रुप, दो लोग सोशल साइंटिस्ट रहेंगे, 2। ठीक है, उसके बाद एक रहेगा रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट, पुनर्स्थापना के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है वो एक रहेगा, तो 2 1 3 हो गया। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा, जिस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट होगा उसका सेक्रेटरी होगा, कितना हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसटी एससी कम्युनिटी। ठीक है, कितना हो गया, 2 नॉन ऑफिशियल सोशल साइंस एक्सपर्ट प्लस रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट प्लस सेक्रेटरी, 2 1 3 1 4 प्लस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसटी एससी 5, और एक यहाँ रहता है छूटा हुआ, मैंने लिखा नहीं, एक रहता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्वायरिंग बॉडी, जो बॉडी एक्वायर कर रहा है ना उसका रिप्रेजेंटेशन वाला एक आदमी, ताकि उसका भी तो सुना जाना चाहिए ना। ठीक है, वो सब मिल के तो करेंगे। देखिए यहाँ पे सभी लोग स्टेक होल्डर हैं, तो कोई एक आदमी जो एसआईए रिपोर्ट होगा कि भाई इतने लोग इसमें इफेक्टेड होंगे, इस तरह से हम क्रियान्वयन करेंगे पुनर्स्थापना का, उसका कोई एक बंदा तो एग्जामिन कर नहीं सकता, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी सभी लोग का पक्ष सुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये बोल देते हैं ठीक है हाँ, तो एसआईए का क्लियरेंस कौन देगा, कमिश्नर, नॉट डिप्टी कमिश्नर। यहाँ पे हमने शुरू में ही लेक्चर में मैंने क्या बोला, 2 रोल है, एक डिप्टी कमिश्नर एक कमिश्नर का, तो कमिश्नर अकॉर्ड करेगा एसआईए क्लियरेंस, रिपोर्ट सबमिट करेगा डिप्टी कमिश्नर,
उसको एग्जामिन करेगा मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट बॉडी, और SIA क्लियरेंस शैल बी अकॉर्डेड बाय कमिश्नर देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड कमिश्नर फॉर द रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन एंड देयर पावर एंड फंक्शंस। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, मैंने जॉट डाउन किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, इसके बाहर तो भाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे अपॉइंटमेंट होगा वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए पावर एंड फंक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट 100 से कम फैमिली का होता है तो डिप्टी कमिश्नर है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, और जो वो फॉर्मूला बनाएंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, हमको किस तरह से पैकेज देना है, किस तरह से प्लान डेवलप करना है, कितने लोग अफेक्टेड होंगे, कितना मवेशी होगा, कितना चारगाह अफेक्टेड होगा, सब कुछ। ठीक है, ये पावर किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास, मतलब डीसी साहब के पास। अच्छा, डीसी साहब जो है ना अपना जो पावर है वो डेलीगेट कर सकते हैं। अब भाई डीसी साहब के पास डिजास्टर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, रेवेन्यू के लिए, सब के लिए डीसी साहब जिम्मेदार है, लेकिन क्या सब वो खुद कर पाएंगे? नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, अपना पावर को डेलीगेट करते हैं, मतलब दूसरे को असाइन करते हैं कि तुम मेरे बिहाफ में करो। तो दूसरे को किसी को भी असाइन नहीं कर सकते, मिनिमम सीओ होना चाहिए। ठीक है, अंचल अधिकारी और इक्विवेलेंट, उन्हीं को डेलीगेट कर सकते हैं पावर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो पूरा प्लान बनाएगा ये डिप्टी कमिश्नर साहब, ठीक है ना, ये प्लान बनाने के साथ साथ ST/SC कम्युनिटी, ग्राम सभा, जो वो गांव होगा जहां फैमिली इम्पैक्टेड होंगे, उनके कनेक्शन के साथ ये प्लान बनाएंगे, ड्राफ्ट प्लान, और उसको सुपरवाइज कौन करेगा? कमिश्नर। कमिश्नर मतलब एक तरह का राष्ट्रपति टाइप का है कि भाई हम सब देख रहे हैं तुम्हारा, तुम करो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी और पॉइंट्स है इसमें लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 में देखिए RR प्लान, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपका 7, 15, 30 सब आएगा जो हमने बोला था। पहला क्या आता है, जो एरिया और लोकेलिटी है अफेक्टेड होगा उसको नोटिफाई करना होगा 15 दिन के अंदर। ठीक है, SIA 15 दिन किसके? कमिश्नर ने SIA क्लियरेंस दे दिया ना, यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 में देखिए SIA क्लियरेंस शैल बी अकॉर्डेड बाय कमिश्नर। पहले SIA रिपोर्ट 30 दिन के अंदर, अगर SIA प्लस EIA है तो पब्लिक हेयरिंग उसके 30 दिन के अंदर। उसके बाद एक्सपर्ट कमिटी आपका री एग्जामिन करेंगे SIA रिपोर्ट को। उसके बाद जो है सो कमिश्नर देगा क्लियरेंस के 15 दिन के बाद इसको नोटिफाई किया जाएगा। कैसे भाई? पहला तो 3 न्यूज़पेपर में इसको छपवाना होगा कि हम ये जमीन एक्वायर कर रहे हैं, ये प्लान है, ऐसा है, इसको कंसल्ट किया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने, कमिश्नर ने अकॉर्ड किया है। ठीक है, क्लियरेंस। तो उसमें से 2 हिंदी, 1 वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। अच्छा, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो कैसे जानेंगे कि भाई मेरा जमीन छिन जाएगा अभी, या हम लोग यहाँ से चले जाएंगे? ड्रम बीटिंग करके, डुगडुगी बजा के, जैसे गांव में पहले ढम 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 ढम, सुनो सुनो सुनो, ऐसा वाला अभी भी होता है। मेरा एक फ्रेंड था यहाँ इवन तमिलनाडु में, वो कुछ केस के सिलसिले में गया था, तो उसको नोटिफाई करना था ग्राम सभा को, तो वहाँ पे ड्रम बीटिंग करवाया गया था। वो मतलब आप जान लीजिए हर एक्ट में ये चीज़ होता है, ड्रम बीटिंग। अगर आप ऑफिसर भी बने तो इसको ध्यान रखना है कि खाली पेपर में नहीं छपवाना है। ठीक है, उसके बाद कॉपी को एफेक्स करना है, जो नोटिस होगा ना वो उसको आपको ग्राम सभा, DC ऑफिस है ना आपका, ब्लॉक में आपको चिपकाना है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम रीच देना है कि भाई ये हमारा प्लान है, इस क्षेत्र को हम एक्वायर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इश्यू। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद 15 दिन के भीतर ये चीज नोटिफाई हो जाएगा। उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन मतलब पब्लिकेशन हुआ न्यूज़पेपर में, उससे 60 दिन के भीतर सर्वे करेगा कौन? एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब DC साहब। 60 दिन सर्वे क्यों? अब यहाँ पे 60 दिन कैसे याद रखना है? बाकी चीज तो चलिए पेन पेपर में होगा, 60 दिन इसलिए कि पूरा चीज सर्वे करना पड़ेगा ना। ठीक है, पूरा चीज एक सर्वे करना पड़ेगा।
अंदर जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, पेड़ कितना है, ये कितना है, अफेक्टेड फैमिली कितना, उसका मवेशी कितना है, तो टाइम लगेगा, इसलिए 60 दिन। ठीक है, वो सर्वे कंप्लीट होने के बाद कोई ऑब्जेक्शन है क्या कि भाई ये मैंने सर्वे लिया, कोई ऑब्जेक्शन है क्या, उसको 7 दिन के अंदर आपको ड्राफ्ट पब्लिश करना है और लोगों को बुलाना है कि भाई 7 दिन के अंदर आप बताओ क्या ऑब्जेक्शन है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब चीजें होने के बाद 15 दिन फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट डिटेल्स, मतलब जो हमने डिटेल्स सर्वे डिटेल्स रखा था उसके 15 दिन एक्सपायरी के बाद, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है ना, एक गैजेट सॉरी ग्राम सभा को भेजेगी कॉपी और पंचायत को कि ये चीज हुआ है भाई, ये सर्वे हुआ है, ये चीज निकल के आया है, और उसके 30 दिन के बाद गवर्नमेंट जो है गैजेट में पब्लिश करेगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो आरआर प्लान है मेरा उसके अंडर में हुआ क्या है भाई, सबसे पहले हुआ है कमिश्नर ने जब क्लियरेंस दे दिया, ठीक है, क्लियरेंस के 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर याद रखिएगा, 15 दिन के भीतर डिक्लेयर किया जाएगा कि ये विलेज और ये लोकेलिटी जो है का लैंड एक्विजिशन होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका ये प्लान है। ठीक है, वो चीज़ आपको रीच देना है थ्रू न्यूज़पेपर, ड्रम बीटिंग। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सर्वे कराना है 60 दिन के अंदर। सर्वे के बाद वो 7 दिन के भीतर आपको ऑब्जेक्शन किसी को है तो उसको कॉल ऑन करना है कि भाई ये किसी को ऑब्जेक्शन है तो 7 दिन के अंदर बताओ। और उस पब्लिकेशन मतलब जो ड्राफ्ट डिटेल पब्लिश होगा ना उसके 7 दिन के भीतर आपको कोई ऑब्जेक्शन सजेशन फ्रॉम द पर्सन, मतलब जो भी उस क्षेत्र के लोग होंगे उससे लेना है। और जो ड्राफ्ट पब्लिशन के 15 दिन के भीतर एक कॉपी भेज देना है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को। ठीक है, और एक कॉपी जाएगा गवर्नमेंट को जो 30 दिन के भीतर ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और चीज है, किसी भी व्यक्ति का या किसी का भी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट तब तक नहीं होगा जब तक रिसेटलमेंट वर्क कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, रिसेटलमेंट वर्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा, उसको सारा चीज मिल नहीं जाएगा, तब तक जो है फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। नहीं तो फिजिकल डिस्प्लेसमेंट भगा दिए और यहाँ कुछ मिला ही नहीं इसको, फिर क्या होगा, कोई प्लान ही नहीं है आपका। और जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब, देखिए सारा नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब सिर्फ डिस्प्लेस्ड होंगे, वहाँ पे टैग का जो है सो कंसल्टेंट लेना पड़ेगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। ठीक है, किस केस में, जहाँ 100 या उससे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिली डिस्प्लेस्ड होंगे, ठीक है, या मतलब अफेक्टेड होंगे। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए ये आरआर प्लान। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप 2 बार 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, ठीक है, सब कुछ तो आपने कर दिया, ये 15 दिन, ये 30 दिन गैजेट में ऑफिशियली पब्लिश भी हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, हमें क्या मिला, जो डिस्प्लेस पीपल होंगे भाई, वो चीज़ है ना 2 चैप्टर 7 में, बेनिफिट्स फॉर अफेक्टेड फैमिलीज। क्या बेनिफिट है भाई, देखिए क्या बेनिफिट है इसमें। ये बेनिफिट है कि आपने कोई घर जमीन आपका चला गया, ठीक है, किसी फैमिली का, तो उसको 10 डिसमिल जमीन मिलेगा कहाँ, रूरल एरिया में, और 5 डिसमिल जमीन मिलेगा अर्बन एरिया में। ठीक है, 10 डिसमिल जमीन मिलेगा रूरल एरिया में और 5 डिसमिल जमीन मिलेगा अर्बन एरिया में। ठीक है, और 2 BHK और ड्राइविंग रूम मिला के 100 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का घर बनाया जाएगा,
100 मीटर स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया इसमें, माना जमीन प्लस घर, तो 10 डिसमिल रूरल एरिया में और 5 डिसमिल अर्बन एरिया में, ठीक है। और एक मकान 2 BHK विथ कारपेट एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ठीक है, जमीन जिसका 20 डिसमिल गया उसको भी 10 डिसमिल आप देंगे, घर देंगे, ठीक है। लेकिन जिसका 5 डिसमिल गया, उस केस में देखिए, अगर 10 डिसमिल से कम जमीन गया है आपका कहाँ पे, रूरल एरिया में, और 5 डिसमिल से कम जमीन गया अर्बन एरिया में, इस क्लाउज में, तब क्या मिलेगा आपको 150 स्क्वायर मीटर का जमीन मिलेगा, ठीक है। 150 स्क्वायर मीटर। अगर 10 या 5 से ऊपर गया है तो आपको 10 डिसमिल या 5 डिसमिल मिलेगा मिनिमम, प्लस 2 BHK अलॉन्ग विथ 100 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया। और अगर 10 डिसमिल या 5 डिसमिल से नीचे गया है तो आपको 150 स्क्वायर मीटर का जमीन विद घर मिलेगा आपको 55 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया, ठीक है। पक्का हाउस, ये नहीं कि जैसे मन तैसे, पक्का हाउस मिलेगा दोनों केस में, ठीक है। अच्छा, कोई फैमिली है जिसको घर नहीं चाहिए, भाई हमको घर नहीं लेना है, तो जमीन ले लो भाई, 3 लाख रुपया ले लो, ठीक है। और कोई BPL फैमिली है, ठीक है, उसको 55 स्क्वायर मीटर तो मिलेगा ही हाउस, और उसको नहीं चाहिए तो 2 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। ये वाला केस में, दोनों के केस में, इस केस में आपको 3 लाख, इस केस में 2 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर प्रपोज टाउनशिप, जो प्रपोज टाउनशिप हुआ है, या मतलब या उससे थोड़ा सा सीमा के भीतर अगर किसी का जमीन गया है, तो जितना जमीन गया उसका 1/10वां भाग या मैक्सिमम ½ एकड़ जमीन उसको मिलेगा, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखिए, अगर ठीक है भाई हमको जमीन दे दिए, मेरा मवेशी का क्या, मेरा जो घुमटी था गाय भैंस रखने का था, उसका क्या हुआ, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बोली है कि 35,000 रुपया आपको मिलेगा भाई सेट बनाने के लिए, 15,000 मिलेगा शिफ्टिंग के लिए, और 50,000 मिलेगा फिर से नया जगह पे घुमटी या शॉप बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, तो 35 + 15 50 + 50 मतलब टोटल 1 लाख। 35,000 मिलेगा आपको ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैटल शेड बनाने के लिए, ठीक है। 50,000 मिलेगा शिफ्टिंग के लिए कि भाई कैटल को ले जाओ, और 50,000 रुपया मिलेगा गुमटी, किसी का गुमटी या शॉप रहा होगा उसके लिए, ठीक है। इन दोनों केस में 50,000, किसी का शॉप है तो 50,000, और किसी का कैटल मतलब मवेशी को चराने के लिए कोई शेड आपने बनाया था रखने के लिए, तो उसके लिए शेड बनाने और शिफ्टिंग के लिए 50,000, 30,000 + 35 + 15, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज मिलेगा, जैसे पर फैमिली, इफेक्टेड फैमिली से एक आदमी को नौकरी, उसको ट्रेनिंग भी मिलेगा भाई, ठीक है। अगर नौकरी नहीं चाहिए तो 1,000 रुपया पर एकड़, पर महीना पर एकड़ 1,000 रुपया 30 साल तक मिलेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद जितना भी उस टाउन मतलब इंडस्ट्री वगैरह से बेनिफिट होगा, उसका 1% अफेक्टेड फैमिली के वेलफेयर में जाएगा, ठीक है। ये सब बेनिफिट है। अच्छा, अगर 100 से ज्यादा ST फैमिली अफेक्टेड होते हैं, तो वही बताया था, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान इन अकॉर्डेंस विद द टैक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है ST SC OBC ये सब फैमिली, अगर सोचिए बोकारो के हैं अफेक्टेड और इनको बचाया जा रहा है जामताड़ा या धनबाद में, तो 25% हायर कंपनसेशन मिलेगा इसको, इतना 25%, ठीक है। ये हो गया आपका सातवां जो बेनिफिट था, जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, 7वां। और जो आपका जो RR प्लान है, छठा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें लोग मतलब इतने सारे फैक्ट्स हैं कि थोड़ा सा 2-3 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो अपॉइंटमेंट है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर उतना कुछ नहीं है, ठीक है। चौथा, छठा, 7वां, ठीक है। उसके बाद 8वां देखिए, भाई सब कुछ तो ठीक कर दिए तुम, लेकिन अगर मेरी शिकायत हो तो कौन सुनेगा, तो उसके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जैसे 2011 वाले में निवेशक अदालत
समा निवेशक समाधान केंद्र बनाया गया था, उसी प्रकार से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इसमें बनाया गया। इसमें दो तरह का है, प्रोजेक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्रोजेक्ट लेवल पे हेड करेगा डीएम और एसडीएम, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर और एसडीएम, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी करेगा, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। देखिए दो चीज हो गया, मतलब जो भी आपका ग्रीवेंस है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सॉर्ट आउट होना जाना चाहिए। कैसे? प्रोजेक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्रोजेक्ट लेवल पे कौन? एसडीएम और एडमिनिस्ट्रेटर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन? चेयरमैन, डीसी। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल बनाया गया है, 3 मेंबर होंगे, ठीक है। वहां पे नहीं सुना जाता था, अब ट्रिब्यूनल में जाइए। उसके बाद देखिए चैप्टर 9 है, लास्ट चैप्टर, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कि जो ये काम आरआर पॉलिसी के अंदर हो रहा है ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। तो इसके लिए 2 हैं, SLCRR मतलब स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। उसमें कौन कौन रहेंगे? सीएम रहेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहेंगे। 2 साल एक साल में 2 बार इनकी बैठक होगी, ठीक है। और स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी होगा एक, 2 तरह का नाम है कि स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रिसेटलमेंट एंड, एक काउंसिल होगा एक कमेटी होगा। काउंसिल में कौन कौन होंगे भाई? स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, इसमें होंगे सीएम होंगे, डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री होंगे, फिर देखिए चीफ सेक्रेटरी होगा, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होगा, जो 2 बार एक साल में मिलेगा। और एक होता है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, जिसका जो चेयरमैन होगा वो होगा डेवलपमेंटल कमिश्नर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये दोनों, ठीक है। तो चैप्टर 8 में क्या हो गया? चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होगा प्रोजेक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और चैप्टर 9 में आपका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, SLCRR और आपका स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जो है सो आरआर पॉलिसी, झारखंड आरआर पॉलिसी 2008, ठीक है। ये कब आया था, कैसे? जैसे 25 जुलाई 2008 को आया था, किसके अंडर में आता है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो आपको याद ही हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। मेन इसका आप देखिएगा चैप्टर 4, आपका चैप्टर 7 और चैप्टर 6 और चैप्टर 8, 4 6 8 4 6 7, सॉरी 4 6 और 7, देखिए आरआर प्लान, और 7 में जो बेनिफिट है ना वो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, ठीक है, सपोर्ट कीजिए और 4-5 बार इसको पढ़िए, ठीक है, हो जाएगा काम। ये सब चीज़ एग्जाम के आखिरी समय में नहीं हो पाता है, अभी से आपको पढ़ना होगा। देखिए ये पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे आपका सरेंडर पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉलिसी जैसे एक्सपोर्ट पॉलिसी, इथेनॉल पॉलिसी, ईवी पॉलिसी, ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ और नया आएगा वो बाद में देख लेंगे, ये जो अभी पुराने वाले हैं वो। उसके बाद हम लोग ये राइट टू फेयर कंपनसेशन वाला पढ़ेंगे, 2013 का एक्ट, ठीक है, इसी तरह का है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आपका CNT SPT, ये इतना पढ़ लेंगे तो आप जान लीजिए कि 3 से 4 ये सॉरी 10-12-13 क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।